नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज हम अपने कार्यक्रम में ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में एक फैसला आने वाला है कि यासीन मलिक जो कि दोषी करार दिए जा चुके हैं, उनको कितनी सजा मिलेगी। सजा का प्रावधान उम्र कैद से लेकर के फांसी तक का है और अलग अलग पक्ष ने अपनी अलग अलग बात की है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर बहस पूरी हो चुकी है और थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा। एनआईए ने फांसी की मांग की है तो बचाव पक्ष ने उम्र कैद की सजा की मांग की है। इससे पहले कि हम आपको और बताएं कि ये पूरा मामला क्या था, मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, अगर आप हमें ये बता सकें या दर्शकों को बता सकें कि अभी ये मामला फैसला 3:30 बजे आना था, अब 4 बजे का टाइम फिक्स हुआ है। जो आज हियरिंग चली है कोर्ट में, उसमें क्या क्या दलील दी गई सजा को लेकर के? देखिए संकेत, अब से कुछ ही देर बाद जो सज़ा पर ऐलान है वो होने वाला है। जो विशेष एनआईए कोर्ट है उसके जज प्रवीण सिंह हैं, वो फैसला सुनाएंगे। अभी जो फैसला है वो डिटेल में लिखा जा रहा है और कुछ ही देर बाद ये मेरे पीछे जो लॉकअप है, इसी लॉकअप में यासीन मलिक बंद हैं और यहीं से उनको विशेष एनआईए कोर्ट ले जाया जाएगा जहां पर उनकी पेशी होगी और उनकी पेशी के साथ ही जो फैसला है वो जज सुनाएंगे। दरअसल ये पूरा जो मामला है वो ये है कि 2016 में जब कश्मीर में आतंकवादी बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद कश्मीर में बहुत सारी आतंकी घटनाएं बढ़ गई थीं, जिनमें स्कूलों में आगजनी करना, पत्थरबाजी करना, आतंकी गतिविधियां होना। तो इस तरह की घटनाओं को लेकर एनआईए ने केस दर्ज किया था और उसके तुरंत बाद एनआईए ने यासीन मलिक समेत 19 कश्मीरी नेताओं को, आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें यासीन मलिक मुख्य आरोपी था। हालांकि बाद में 2022 के मार्च के महीने में इसमें चार्जशीट पेश हुई और चार्जशीट के वक्त 3 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन 16 जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मामला चला। इसी बीच 10 मई को जो यासीन मलिक हैं उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और 19 मई को विशेष एनआईए कोर्ट ने उसे दोषी करार दे दिया। तो आज उसकी सज़ा पर ऐलान होना है। आज दोपहर में जब उसकी सज़ा पर बहस हुई तो एनआईए ने मांग की कि जिन धाराओं में ये केस दर्ज है, जिसमें सेक्शन 121 है, ये किसी भी स्टेट के खिलाफ वार छेड़ना है, युद्ध छेड़ना है, तो इस सेक्शन के तहत जो यासीन मलिक है उसको सजाए मौत दी जाए। वहीं जो बचाव पक्ष के वकील हैं उन्होंने कहा कि यासीन मलिक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। यासीन मलिक बहुत पहले ही हिंसा छोड़ चुका है, 1994 में उसने हिंसा छोड़ दी थी। इस तरह की दलीलें कोर्ट में दी और बचाव पक्ष ने कहा कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया। ये फैसला 3:30 बजे आना था, लेकिन अभी जो ऑर्डर है वो कोर्ट लिख नहीं पाया है। अभी जो ऑर्डर है वो डिक्टेट किया जा रहा है, तो उम्मीद की जा रही कि अब से करीब 10 मिनट बाद ये फैसला आएगा और जब ये फैसला आएगा उसके ठीक पहले मेरे पीछे जो लॉकअप है, इस लॉकअप से यासीन मलिक को जो पुलिसकर्मी हैं वो कोर्ट रूम में लेकर जाएंगे। तो क्या अभी लेकर के नहीं गए हैं मुकेश? जज साहब जो फैसला है वो देंगे। बिल्कुल संकेत, अभी यासीन मलिक लॉकअप के अंदर हैं और जैसा मैंने कहा कि जब ऑर्डर तैयार हो जाएगा जब ऑर्डर पूरा लिख जाएगा, उसके बाद जो जज साहब हैं इस केस के, प्रवीण सिंह, वो यासीन मलिक को कोर्ट में पेश होने का आदेश देंगे। सुरक्षाकर्मी उनको कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश करेंगे और उसके बाद ही जो ऑर्डर है वो आएगा। तो थोड़ा समय और लगेगा, उसके बाद ये जो सज़ा पर ऐलान होना है वो हो जाएगा। जी बिल्कुल मुकेश, हमारे साथ बने रहे। जैसे कि आप बता रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को भी बता दें कि उन्होंने कोर्ट में क्या कहा। वो कहते हैं बुरहान वानी के एनकाउंटर के 30 मिनट बाद मुझे गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे पासपोर्ट आवंटित किया, मुझे भारत में व्याख्यान देने की अनुमति दी। इसके पहले मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं। सन 94 में हथियार छोड़ने के बाद गांधी के सिद्धांतों का पालन। अब आप सोचिए, 1994 से वो कहते हैं कि मैं अहिंसक राजनीति कर रहा हूं, 28 साल से किसी भी तरह की हिंसा में शामिल नहीं हूं और मैंने 7 प्रधानमंत्री के साथ काम किया है। ये कहना है यासीन मलिक का कोर्ट में। अब उनके ऊपर मामले क्या क्या हैं मुकेश, मैं आपके पास एक बार वापस आना चाहता हूं। यूएपीए के तहत उनके ऊपर केस दर्ज हुआ, जिसमें धारा 16 यानी कि आतंकवादी गतिविधि, धारा 17 यानी कि आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना, धारा 18 यानी कि आतंकी घटना की साजिश रचना
और धारा 20 यानी कि आतंकी संगठन का सदस्य होना, यह सब उनके ऊपर आरोप लगे थे और इसी पर यह केस चल रहा था। और 120B यानी कि आपराधिक साजिश का भी मामला था। मुकेश, देखिए संकेत, बिल्कुल ये धाराएं काफ़ी गंभीर हैं। इनमें धारा एक और है 121, जो कि किसी स्टेट के खिलाफ युद्ध छेड़ना, ये सबसे संगीन धारा है जिसमें अधिकतम सजा उम्र कैद है। हालांकि जो ये सारी बातें यासीन मलिक ने जब कोर्ट में कहीं आज, तो कोर्ट ने कहा कि अब ये सब कहने का वक्त निकल गया है, आपको हमने काफ़ी मौका दिया था लेकिन तब आपने ये सब बातें नहीं कहीं, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। और इन सभी बातों को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सज़ा आपको उम्र कैद होनी है या फिर फांसी होनी है, उस पर आपको क्या कहना है ये बताइए। तो उस पर जो यासीन मलिक है वो खामोश रहे। सबसे खास बात यह है कि यासीन मलिक के खिलाफ केवल ये अकेला केस नहीं है संकेत, इसके अलावा 4 केस और हैं जिनमें एयरफोर्स के 4 अफसरों की हत्या, रूबिका सईद की किडनैपिंग का मामला, इसके अलावा 2 केस और हैं जो अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे हैं। तो केवल यही मुश्किलें खत्म नहीं होगी। हालांकि इस केस में यासीन मलिक ने 10 मई को जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन उस पर जो संगीन आरोप है वो यही है कि जो टेरर के लिए फंडिंग के आरोप हैं वो काफ़ी संगीन आरोप थे, जिसमें कहा गया कि लश्कर तैयबा के जो संस्थापक हैं हाफिज सईद और इंडियन मुजाहिदीन के जो प्रमुख हैं सैयद सलाहुद्दीन, उनसे ये पैसा ले रहा था और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहा था। NIA ने अपनी चार्जशीट में सिलसिलेवार तरीके से वो तमाम ट्रांजैक्शन, वो सारी मनी ट्रेल, उस सब के बारे में बताया है और कहा है कि किस तरह से विदेश से पैसा आ रहा था जो कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग हिंसक वारदातों में प्रयोग किया जा रहा था। इसमें न केवल यासीन मलिक बल्कि जम्मू कश्मीर के करीब 19 लोगों के नाम थे इस FIR में, जिसमें बहुत सारे जो अलगाववादी नेता हैं, कई टेररिस्ट हैं, इन सभी के नाम थे। इन 19 लोगों में 3 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन 16 लोगों पर अभी भी केस चल रहा है। हालांकि यासीन मलिक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए कोर्ट उसको आज सजा सुना रहा है, लेकिन बाकी के जो आरोपी हैं उन पर अभी लगातार केस चलेगा, उनकी सुनवाई होगी और बाद में उन पर क्या होना है, सजा होगी, दोषी करार दिए जाएंगे, ये बाद में तय होगा। लेकिन चूंकि यासीन मलिक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए कोर्ट ने 19 मई को उसको दोषी करार दे दिया था और आज उसको सजा सुनाई जाएगी। ये जो पूरा कोर्ट है, ये पटियाला हाउस कोर्ट, ये आज सुबह से किले में तब्दील है। आप देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में न सिर्फ मीडिया कर्मी बल्कि पुलिसकर्मी, CRPF के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच यासीन मलिक को विशेष NIA कोर्ट के अंदर ले जाया गया था, जहाँ पर सज़ा पर बहस हुई और कुछ ही देर बाद उसको वापस लॉकअप में लाया गया। फिलहाल वो लॉकअप में है और जैसे ही कोर्ट से आदेश आएगा कि उसको कोर्ट में पेश किया जाए और उसकी कोर्ट में पेशी होगी और उसकी पेशी के साथ उसके सामने ही जो विशेष NIA कोर्ट के जज हैं वो सज़ा का ऐलान करेंगे और उसके बाद उसको तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा जहां सालों से वो रह रहा है। संकेत, 4:10 हो चुके हैं। मुकेश, आप कह रहे थे कि वो अभी एक लॉकअप में हैं और वहां से जब जजमेंट पढ़ना शुरू होगा, जब सजा क्या दी गई है वो पढ़ना शुरू होगा, तब उनको वहां से ले जाया जाएगा। आपका यह कहना है कि अभी वो लॉकअप से अदालत की ओर गए ही नहीं है, इसका मतलब कि थोड़ा सा विलंब है। देखिए संकेत, बिल्कुल जब तक ऑर्डर तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये लंबा चौड़ा ऑर्डर होगा, काफ़ी सेंसिटिव मामला है, बड़ा मामला है और इसमें जो यासीन मलिक हैं वो अकेले आरोपी नहीं हैं, अकेले दोषी नहीं हैं, इसमें बाकी भी आरोपी हैं जिन पर अभी केस चलना है। हालांकि फिलहाल वो अकेले उनको दोषी ठहराया गया है क्योंकि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो काफ़ी सेंसिटिव केस है, इसलिए जो जजमेंट होगा वो उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी बड़ा जजमेंट होगा। और इसमें चूंकि सेक्शन बहुत सारे हैं, UAPA के सेक्शन हैं, कॉन्स्पिरेसी 120 भी है, IPC के दूसरे सेक्शन भी इसमें शामिल हैं, तो जजमेंट में थोड़ा समय लग रहा है। अभी जो जानकारी मिली है वो यही मिली है कि विशेष NIA कोर्ट में जो जज साहब हैं वो ऑर्डर को डिक्टेट कर रहे हैं, लिखवा रहे हैं और जैसे ही ऑर्डर तैयार होगा कोर्ट से आदेश आएगा पुलिस को और पुलिस उसके बाद मेरे पीछे जो लॉकअप है यहाँ से यासीन मलिक को लेकर कोर्ट में जाएगी और यासीन मलिक के सामने ही ये पूरा जो ऑर्डर है पढ़ा जाएगा कि वो कौन से सेक्शन में उनको सज़ा दी जा रही है, क्या सज़ा होगी, ये सारी चीज़ें कोर्ट में बताई जाएंगी। इसमें एक बात और है कि जब कोर्ट ने 19 मई को यासीन मलिक को दोषी करार दिया था, तब कोर्ट ने NIA से कहा था कि यासीन मलिक की जो संपत्तियां हैं उनकी एक रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाए।
एनआईए ने आज वो रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी है। दरअसल इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ये तय करेगा कि जो यासीन मलिक हैं उन पर कितना जुर्माना हो। तो ये रिपोर्ट भी कोर्ट में सौंप दी गई है और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यासीन मलिक की श्रीनगर के आसपास 11 कैनाल जमीन है और करीब माफ करिए और श्रीनगर में एक घर है जो करीब टोटल 55,000 स्क्वायर फीट का बताया जा रहा है। जो टोटल ज़मीन है घर और जो ज़मीन मिलाकर 55,000 स्क्वायर फीट बताई जा रही है। तो ये सारी प्रॉपर्टी यासीन मलिक की है। अगर आज सज़ा का ऐलान होता है तो यासीन मलिक की जो प्रॉपर्टी के हिसाब से उन पर जुर्माना भी तय होगा, क्योंकि इसमें जो टेरर एक्टिविटी हुई है इसमें कई निर्दोष लोगों की जान गई है और न केवल यासीन मलिक पर आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग का आरोप है बल्कि आतंकी साजिश का आरोप है, आतंकी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। कई संगीन धाराएं हैं जिनके तहत ये पूरा केस दर्ज किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो सज़ा है वो उसके दो ही प्रावधान हैं, या तो उम्र कैद या फांसी। और जिस तरह से कोर्ट में दलील दी गई है, बचाव पक्ष ने कहा कि यासीन मलिक को जो उम्र कैद हो और एनआईए ने कहा कि उसको फांसी हो। तो अब इसको लेकर कोर्ट क्या तय करता है ये देखना होगा। लेकिन पाकिस्तान में जो यासीन मलिक की पत्नी हैं उन्होंने यासीन मलिक को दोषी करार देते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे कोर्ट की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। यहाँ तक कि पाकिस्तान सरकार भी इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच में उठाने की तैयारी कर रही है। तो इस फैसले पर न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर तमाम जगहों पर इस फैसले पर नज़र है। जी बिल्कुल। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जैसे कि आप बता रहे हैं उन्होंने जुर्म कबूल किया है। तो जिस आदमी ने जुर्म कबूल कर लिया है उस पर आप क्या सियासत करेंगे, क्या राजनीति करेंगे और क्या बीच बचाव करेंगे? हमारे साथ बने रहिएगा मुकेश, और जैसे भी जो भी जानकारी मिले वो बताइएगा ज़रूर, तुरंत आपके पास वापस आएंगे। मैं इस वक्त स्वागत करना चाहता हूं सुशील पंडित जी, फाउंडर हैं रूट्स इन कश्मीर के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील पंडित जी, आपने देखा क्या दलील पेश की उन्होंने अपनी तरफ से, उसके बाद एनआईए ने अपनी तरफ से क्या कहा, धाराएं किस तरीके की लगी हैं, और इसके बाद भी जो बचाव पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है यासीन मलिक की तरफ से कि उम्र कैद दे दीजिए, फांसी की सजा मत दीजिए। संकेत जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था जब आपके ही संवाददाता कह रहे थे कि जो भी धाराएं लगी हैं यूएपीए की हों, 120 की हों, उनमें कहीं भी फांसी का प्रावधान नहीं है। मैं हैरान हूं कि एनआईए ने फांसी की मांग ये लोकप्रिय संवेदनाएं और आकांक्षाओं को देख करके केवल सुर्खियां बनाने के लिए की है या इसका कोई आधार भी है। चाहे वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने की धारा हो, चाहे वो आतंकवादी संगठन का हिस्सा होने की धारा हो, चाहे वो आतंक के लिए राशि और साधन जुटाने का आरोप हो, चाहे वो देशद्रोह का आरोप हो। मैं सुशील जी जो समझ पाया हूं, मैं यहां पर माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, मैं जो समझ पाया हूं जो मुकेश बता रहे थे कि एनआईए की तरफ से ये अपील की गई है अदालत को कि फांसी की सजा सुनाई जाए, और हाँ। यासीन मलिक की तरफ से जो हैं उनका ये कहना है कि नहीं भाई उम्र कैद दे दी जाए। हाँ, लेकिन ये जो धाराएं हैं यूएपीए की जिनके अंदर मुकदमा चल रहा है, इसमें हत्या का एक भी आरोप नहीं है, सामूहिक नरसंहार का एक भी आरोप नहीं है, बलात्कार के, अपहरण के कोई आरोप नहीं है, हमारे सामूहिक जनसंहार, नरसंहार के, जेनोसाइड का कोई आरोप नहीं है। आपको मैं याद दिलाऊं, 2019 की फरवरी में जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इनके संगठन जेकेएलएफ पर प्रतिबंध लगाया गया था, तब तत्कालीन गृह सचिव थे राजीव गौबा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने लिख करके एक प्रेस नोट जारी किया, उसमें इन पर यह आरोप लगा था कि जेकेएलएफ के माध्यम से इन्होंने कश्मीर में वहां के हिंदू समुदाय की नस्ल कुश्ती की है, जातीय विध्वंस किया है, जिसको जेनोसाइड कहते हैं। अंग्रेजी में है वो प्रेस रिलीज, उसमें शब्द जेनोसाइड इस्तेमाल किया गया है। इन पर जेनोसाइड का आरोप क्यों नहीं लगता है? इन पर हत्याओं के आरोप क्यों नहीं लगते हैं? एक सेकंड सुशील जी,
सुशील जी, आपने अपनी इन्होंने बात खुद रखी। कबूला है। आप ये कह रहे हैं कि बाकी और जो मामले हैं इनके खिलाफ वो धाराएं क्यों नहीं लग रही हैं। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ बने हुए हैं, वो आपकी बात सुन रहे थे और वो हवाला देना चाहते हैं कि एक आईपीसी का एक सेक्शन है जो इनके ऊपर लगा हुआ है। मुकेश, बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे। देखिए संकेत, इसमें जो एक सेक्शन है 121 121, इसका मतलब ये होता है कि किसी स्टेट के खिलाफ युद्ध छेड़ना, वॉर अगेंस्ट स्टेट, इसमें जो सजा का प्रावधान है वो से लेकर है। और इसी सेक्शन का हवाला दिया है एनआईए ने कोर्ट में और ये कहा है कि सेक्शन 121 के फांसी है और कोर्ट से मांग की है कि यासीन मलिक को फांसी दी जाए। तो इस सेक्शन में उम्र कैद से फांसी तक का प्रावधान है। संकेत, ठीक है, तो सुशील जी, मुकेश सिंह सेंगर का यह कहना है कि 121 आईपीसी में जो कि है वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, उसमें फांसी का प्रावधान होता है और वही चीज एनआईए ने कही है। लेकिन मेरे ख्याल से आप जो मुद्दा हाईलाइट कर रहे हैं या जो बता रहे हैं वो है इनके खिलाफ और मामले और उसमें जी हाँ, जो कार्रवाई। नृशंस हत्याकांड हुए हैं संकेत जी, मैं इस पर थोड़ी सी तफसील चाहूंगा, थोड़ा विस्तार से कहना चाहूंगा। इन्होंने नृशंस हत्याकांड किए हैं, सामूहिक नरसंहार किए हैं, अपहरण किए हैं, बलात्कार किए हैं और जिस समय इनको गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, तब गृह सचिव ने कहा कि ये जेनोसाइड के अपराधी हैं। अंग्रेजी में जेनोसाइड, हिंदी में जातीय विध्वंस, उर्दू में नस्ल कुशी, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इन अपराधों के तहत मुकदमे चलते हैं तो फांसी स्वाभाविक अपेक्षित होती है। यहां जो व्यक्ति वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, मुझे बताइए आज तक आजाद भारत में वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट पर किसको फांसी हुई है? हमने सेडिशन के आधार पर किसको फांसी दी है? और जब वो आदमी अपनी जुर्म खुद कबूल लेता है, ये एक फिक्स्ड मैच की तरह दिखाई पड़ता है कि आप मान जाइए, हम मुकदमा चला देंगे और उसके बाद आप आजीवन कारावास में रहिएगा। कुछ सालों बाद आपके साथी कुछ अपहरण करके, कुछ बंधक बना के आपको छुड़ा लेंगे। इस तरह का पाखंड ये बार बार होता आया है और कितनी बार हमने बंधकों के एवज बहुत में लोग गंभीर छोड़े आरोप हैं। आप लगा रहे हैं और ये बात हुई भी है। हम लोगों ने 1999 में देखा भी है कि किस तरीके से प्लेन हाईजैकिंग हुई और उसके बाद आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा, मजबूरी और सी फिर हो गई। लेकिन रुबिया सईद का अपहरण हुआ, आतंकवादी नहीं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं आपका क्या कहना है। आपका ये कहना है कि एनआईए जितनी गंभीरता से जांच करनी चाहिए थी उनको और जो धाराएं लगानी थी वो नहीं लगाई उन्होंने। देखिए, अगर तो इनको फांसी होती है तो मैं क्षमा याचना के साथ ये सब वापस ले लूंगा। लेकिन जो दिख रहा है, जो आप देख पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कि एकाएक इस व्यक्ति में ऐसा दिखलाया जा रहा है कि मानो बहुत ग्लानि भाव जागा हो, रिमोर्स जागा हो और वो जजेस को इस तरह इंप्रेस करना चाहे कि साहब देखिए, मैं तो गांधीवादी हो गया था, मैंने हथियार छोड़ दिए थे, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप जो आरोप लगा रहे हैं कबूल है, तो फिर कहां से फांसी होगी? और इस तरह का प्रपंच ये साफ दिखता है। ठीक है, इन पर जघन्य हत्याओं के आरोप क्यों नहीं लग रहे हैं? एक महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं सुशील जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां रुकना पड़ेगा। नजीर मसूदी, मुकेश सिंह सेंगर, हमारे पास ये जानकारी लेकर के आएंगे कि क्या प्रतिक्रिया है और अदालत में क्या हो रहा है, और आपके पास भी आएंगे और मेहमानों से भी जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, अभी हाजिर होंगे। और हम लगातार बने हुए हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अब से कुछ ही देर में फैसला लिया जा सकता है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट में यह सुनवाई हो रही है जिसमें एनआईए की तरफ से फांसी की मांग की गई है एक मामले में जिसमें पहले से ही यासीन मलिक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। नसीर मसूदी और मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नजीर साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। अब से थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे बहुत सारे लोग जो कि यासीन मलिक के खिलाफ ये जो मामला है, जो केस है, उसको ध्यान से देख रहे हैं, इसकी कार्रवाई देख रहे हैं। उनका ये मानना है, और ख़ासतौर से कश्मीरी पंडित समुदाय का, उनका ये मानना है कि ये इस तरीके से हुआ है
कि कड़े प्रावधान कानून के नहीं इस्तेमाल किए गए हैं ताकि वो आसानी से छूट जाएं और उम्र कैद की सजा काटें और उन्हें फांसी ना हो। जी, दरअसल ये जो केस है आज का, जिसकी आज वर्डिक्ट हो रहा है, जिसमें क्वांटम ऑफ जो पनिशमेंट का ऐलान होगा, वो पहले ही कन्विक्ट हो चुके हैं। ये 16 में क्या हालात बने या उसके आसपास जो अलगावाद या आतंकवाद से जुड़ी जो चीजें, जो उसकी जो भूमिका रही है उसके मुतल्लिक है। जो उसके पुराने केस हैं 1990 हो या उससे पहले जब वो मिलिटेंट था, वो उससे अलग है। जैसे एयरफोर्स जो 4 लोगों के मारने पे एक केस है, वो अलग केस है, टाडा कोर्ट में जम्मू में चल रहा है, प्रोसिक्यूशन चल रही है, लेकिन ये अलग केस है। इसमें क्या फैसला होगा वो अलग बात है, लेकिन कश्मीर घाटी में इससे क्या असर पड़ा। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, श्रीनगर का रेजिडेंसी रोड जो लाल चौक पे है, आज एक स्पॉन्टेनियस एक शटडाउन रहा श्रीनगर के अधिकतर इलाकों में। और आज ये प्रॉब्लम है, जबकि ट्रांसपोर्ट कम बेश चल रहा है, लेकिन दुकानें सारी बंद रही। प्रॉब्लम यह है कि पिछले 2-3 साल से एक चीज तो बनी थी और क्रेडिट दो सरकार को, जो हड़तालों का जो कल्चर था कश्मीर में खत्म हुआ। बच्चे 3 साल बाद स्कूल इस साल गए, दुकानदार नॉर्मली अपने रोजी रोटी कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, टूरिज्म पर्यटक आ रहा है। और आज 3 साल बाद एक उम्मीद थी है कि यात्रा, अमरनाथ यात्रा ठीक तरह से चले, क्योंकि 2019 में जब यात्रा चल रही थी तो उसी वक्त 5 अगस्त का फैसला बीच में आ गया, तो यात्रा बंद कर दी गई। उसके बाद कोविड हुआ, कोविड की वजह से 2 साल फिर यात्रा भी हो पाई। और कोई ये नहीं चाहता कि यात्रा में कोई बाधा आए, वो स्मूथली चले और हालात का उस पर कोई असर नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, यासीन मलिक का एक असर रहा है कि यहाँ की सियासत में भी और यहाँ के हालात में भी। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो अलगावदी रहे हैं, वो मिलिटेंट भी रहे। उन्होंने फिर मिलिटेंसी का कहा कि मैं छोड़ रहा हूं और नॉन वायलेंट मूवमेंट पे काम कर रहा हूं, जैसे वो खुद अपने आप को गांधीयन कहते हैं। कोर्ट में उसने ये बताया कि भाई जब आप 2016 में आप कहते हैं कि मेरी राइटिंग में रोल है या दूसरी, उस वक्त तो मैं तो गिरफ्तार था, ये उसका क्लेम है। लेकिन एनआईए ने जब उसको मौका दिया, एनआईए कोर्ट ने, तो उसको कहा कि आप क्या कंटेस्ट करना चाहते हैं अपने जो आप पे आरोप हैं, तो उसने बताया नहीं, मैं कंटेस्ट नहीं करना चाहता हूं। तो इसलिए उसने कहता है कि ही प्लीडेड गिल्टी, उसने अपना जो जुर्म कबूल किया। लेकिन इसके दूसरी तरीके से भी देखा जाए, यासीन मलिक क्योंकि अलगाववादी नेता है, तो वो ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि मैजिस्ट्री ऑफ जस्टिस हो, जो या प्रक्रिया हुई है उस पर उसको यकीन नहीं है, तो इसलिए जो आपको करना है कर दो। अगर आप देखेंगे, इससे पहले हमने देखा कि कहीं एक रिएक्शन आई है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का हो, नवाज शरीफ का हो या इमरान खान का, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इस पे बात हुई कि इसका जो ट्रायल है उस पर हम निगाह रखे हुए हैं। तो लेकिन बड़ी बात यह है कि कश्मीर घाटी में इसका कोई बुरा असर न हो। यहाँ जैसे भी अभी तक हालात थे, कोई खुश था कोई नाखुश था, लेकिन एक बात तो है, हालात ग्राउंड पे ठीक थे। हाँ, एक तरफ मिलिटेंसी का बड़ा चैलेंज रहा है, जो युवा हैं वो मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं, टारगेट अटैक बराबर जारी है, उनमें कोई कमी नहीं आई है। लेकिन अब सिर्फ एक घंटे से ज्यादा अरसे से अब देख रहे हैं लोग कि वर्डिक्ट कब आ जाएगा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगी, उस पर शायद सारा निर्भर। बिल्कुल नाजिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी खबर पर बने रहेंगे और आपको बताएंगे कि कोर्ट का फैसला क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे क्या रहा, उम्र कैद या फांसी। और आइए आपको बता दें यासीन मलिक पर धाराएं कौन कौन सी लगी हैं, और हम सिर्फ यूएपीए के तहत, यानी कि जो आतंकवादी गतिविधियों से के बाद जो कानून लगाया जाता है यूएपीए, उसकी कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो धारा 16 यानी कि आतंकवादी गतिविधि, उसके बाद धारा 17 आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना, फिर धारा 18 आतंकी घटना की साजिश रचना, और धारा 20 यानी कि आतंकी संगठन का सदस्य होना। इतनी धाराएं यूएपीए के तहत लगी हुई हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगातार हम नजर बनाए हुए हैं पटियाला हाउस कोर्ट का, कब वहां से फैसला आएगा, और फैसला एकदम साफ होना है जो आएगा, या तो उम्र कैद या फांसी।
और आइए अब आपको सुनाते हैं कि यासीन मलिक की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने क्या बताया कि यासीन मलिक ने अदालत को क्या बोला। उन्होंने बोला कि मैं 7 प्राइम मिनिस्टर के साथ काम कर चुका हूँ, 7 प्राइम मिनिस्टर के साथ काम कर चुका हूँ इंडिया में, और अटल बिहारी वाजपेयी जो है उन्होंने तो मेरे को पासपोर्ट भी दे दिया था। तो उन्होंने ये भी बोला, और जो है फिर मिटिगेटिंग जो फैक्टर्स की बात हुई कि मिटिगेटिंग फैक्टर्स कैसे होने चाहिए क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में। फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। उन्होंने कहा कि अगर मैं वायलेंस पे रखता तो वाई इंडिया वुड सेंड मी टू हार्वर्ड एंड अदर उसमें। तो ये सब बातें हुई। अब देखिए उसके उन्होंने बोला कि वाइल बेसिकली टेकिंग एनी पनिशमेंट अगेंस्ट मी और ग्राइंडिंग इन सेंटेंस, तो कोर्ट को बोला कि आप इन सब चीजों का ख्याल रखिएगा।